आज जो पढ़ेंगे हिंदी के 10 क्वेश्चन है, जैसे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आज हो गया 25 तारीख, तो 27 तारीख है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में जिस जिन व्यक्तियों का है और सेकेंड सिटिंग में यानी फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग 2 सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। आपको ये एग्ज़ाम में 2 घंटे का समय मिलेगा ना। फुल्ली डायरेक्शन कितने का मिलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा। तो 2 घंटे का डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट में आपको ये कहना चाहेंगे कि आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है और टाइम के मैनेजमेंट के साथ साथ और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, यानी चलेंगे पहला सवाल पे चलेंगे। जो पहला सवाल क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाले विकल्प का क्रमोत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा। क्रमोत्थान का संधि विच्छेद क्या होगा। एक और बात कहना चाहेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करिएगा। अच्छा लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि ये कंटेंट आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा ही नहीं, इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा नहीं। आप जानते हैं कि हमें क्या होता है, क्वालिटी नहीं है, क्योंकि माइक के चलते अपना सिस्टम के चलते थोड़ा इशू आ रहा है। ये लैपटॉप थोड़ा सा ये है। तो उसके बाद हम कहेंगे इससे आगे जो भी कंटेंट आएगा एकदम आपको इससे अच्छा कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। तो चलिए इसके साथ पहला सवाल देखते हैं। ग्रामोत्थान का संधि विच्छेद होगा तो ग्राम प्लस ग्राम प्लस उत्थान उत्थान। तो देखिए इसमें से तो देखिए इसमें मो की मात्रा है, कौन सी मात्रा? ओ की मात्रा है। या तो ये मात्रा देगा, नहीं तो ये मात्रा देगा। तो ये बड़ा ऊ का मात्रा होता है, ये छोटा ऊ का मात्रा होता है। तो आपको इसमें देखिए कौन कोई दे रहा है, ऊ तो दे नहीं रहा है, बड़ा ऊ नहीं, छोटा ऊ भी नहीं दे रहा है। तो ये एक ऐसा पहला ऑप्शन है जो आपको ऑप्शन दे रहा है छोटा उत्थान का, छोटा उत्थान का। ठीक है ना। तो ग्राम प्लस उत्थान यानी आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा, नहीं पहला नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा शब्द जो पुल्लिंग नहीं है। तो ऑप्शन है पहला आपको व्याकरण, वियोग, विद्या, विनाश। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो देखिए कि विद्या जो है ना पुल्लिंग शब्द नहीं, ये विद्या स्त्रीलिंग शब्द है। कौन शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द। बाकी व्याकरण हो गया आपको, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। वियोग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द नहीं है ना। तो ये विद्या जो है पुल्लिंग शब्द है, विद्या जो है ना पुल्लिंग शब्द। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? इसमें नहीं का ध्यान देना है, यानी किसका ध्यान देना है? नहीं का ध्यान देना है। कह रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी इसमें से कौन सा है पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए व्याकरण जो होगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? व्याकरण पुल्लिंग होगा, ये भी पुल्लिंग होगा, और ये भी विनाश भी पुल्लिंग होगा। लेकिन विद्या क्या हो जाएगी? तो विद्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या होगा? विद्या स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, विद्या और स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे आपको निकालना हो तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ट्रिक बता देते हैं हम। देखिएगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ट्रिक, इससे बढ़िया कोई ट्रिक बता सकते हैं। देखिए मैं ट्रिक बता देता हूँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निकालने के लिए। तो देखिए अच्छा जहाँ पे लगा के यूज करिएगा, जिस सेंटेंस से अच्छा सेंटेंस मिले उससे हम कहेंगे ये पुल्लिंग हो जाएगा, नहीं पुल्लिंग हो जाएगा। और जिससे अच्छी मिल जाए उससे हम कह देंगे। तो देखो विद्या सबको मिलती है, अच्छी से ही मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा? विद्या अच्छी से मिलती है, विद्या अच्छा से मिलती है, अच्छी से ही मिलती है। तो विद्या एक सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, अच्छा चीज़ नहीं मतलब अच्छी ही चीज़ है विद्या। तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहे द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। तो दो और 4 है तो p प्लस क्यू का योग। देखिए द्विघात समीकरण में क्या होता है, यानी द्विघात समीकरणों का ये द्विघात समीकरण का योग होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। और गुणनफल जो होता है ना अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। तो चलिए हम अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा आपको
अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फिर आप रख लीजिएगा तो आपका बन जाएगा 2 और 4 दिया है, 2 और 4 दिया है तो 2 और 4 दिया है तो इसको हम रख लेंगे। 2 और 4 को जैसे ही रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 4 को 2 को कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस में होता है, 4 दूना के 8 गुणा कर देंगे तो जब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, यानी 2 नंबर सही हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार गुणा कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 8 क्लास 9 क्लास और 10th क्लास से ही स्टार्टिंग है इस, क्योंकि ये बेस हमारा जो है ना बिहार पुलिस फायरमैन का, ये 8 और 9th क्लास पे ही 8 9 बोल रहे हैं, 10th 12th पे ही ये आधारित है। तो ये कह रहा है 0.18 पे बार है। बार का मतलब होता है जितनी बार बार रहेगा उतनी बार 9 लिखेंगे, और जिन संख्या पे ऊपर बार नहीं रहेगा उनके लिए 0 यूज करेंगे। तो देखिए जितनी बार 9 है तो बार है तो हमने 9 यूज किया, 8 पे एक बार बार है तो 9 यूज कर लिया, और 1 पे कोई बार नहीं है तो 0 यूज कर लिया। ऊपर जितनी संख्या लिख देंगे 18, ठीक है ना। और क्या करेंगे 18 लिखने के बाद जिन संख्या के ऊपर बार नहीं रहता उसको माइनस कर लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 17/90। यदि आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए बनाने को सवाल आपको ऑप्शन दिखता है तो ले लेना चाहिए। देखिए बनाने के बाद ऑप्शन दिखता है तो ले लेना चाहिए, यानी 4 नंबर। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा प्रॉब्लम आ ये अपने, ये कह रहा है यदि 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस साइन थीटा 4 सेक थीटा 0 डिग्री। देखिए आपको अगर सवाल नहीं आता है ना तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, ताकि देखिए एक सवाल में अगर 1 मिनट से ज़्यादा लगता है ना तो उसको छोड़िए, लास्ट में उसको देखा जाएगा, उसको लास्ट में देखा जाएगा। तो ये जो आपका पूछ रहा था कॉस्ट प्लस कॉसेक थीटा, यानी थीटा का मान ऐसा होना चाहिए, यानी थीटा का मान 90 डिग्री से कम और थीटा से ज़्यादा होना चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए। चलिए ये रूट आपका 3 आंसर हो जाएगा, √3 आंसर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी 21 18 और ये समानांतर श्रेणी का पद क्या होता है, देखिए तो SN A प्लस n-1 इंटू डी होता है, 1 इंटू डी होता है। तो SN कितना दिया है तो बोलेंगे SN -75 दिया है, बराबर A कितना दिया है तो A जो पहले का मान होता है उसको A मान लेते हैं, तो चलिए A के बराबर मान लेते हैं, हम 21 दे दिया है। और D कितना देगा तो D बराबर मानेंगे D2 - D1, दूसरा माइनस पहला घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा में से पहला घटा लेंगे तो 18 - 21, तो माइनस का 18 और 21 तो माइनस का 3 आ जाएगा। जिसे हम सॉल्व करेंगे तो 21 प्लस n का मान नहीं दिया तो n का मान n-1 इंटू 3 का 3 माइनस का 3 कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे माइनस n में तो माइनस का 3n होगा, और ये माइनस माइनस गुणा होगा तो ये प्लस का 3n हो जाएगा, और ये प्लस में अपना कितना होगा, प्लस में अपना ये 21 हो जाएगा और बराबर में 75 हो जाएगा। जैसे जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा जोड़ने के बाद। जैसे अभी इधर लाएंगे तो ये प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 75 प्लस 24 बराबर 3n, तो 75 प्लस 24 जोड़ेंगे 9 और ये 9 बराबर कितना हो जाएगा 3 1 n हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 3 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33, यानी 33 आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल को हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे सवाल को ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। इस सवाल ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, आपको नहीं आएगा तो स्किप कर देंगे। तो ये क्या होता है, कह रहा है कि एक व्यक्ति का मूल्य क्रय मूल्य 16% नीचे है, एक वस्तु को बेचता है, यदि उसने 33 रुपया अधिक और बेचा होता तो उसे
14% का लाभ होता। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य बेचना चाहिए। तो उस वस्तु को कितने क्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? तो ये 3 प्रकार का, तो कितने क्रय मूल्य बेचना? देखिए, एक वस्तु को ऐसे कर लेंगे 16% को हम फॉर्मेट दे देते, बना लीजिएगा। 16% 33 रुपये में बेचने पर 14 का लाभ होता है। तो 14 का लाभ यहाँ कर लेंगे। 14 का लाभ, फिर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को यहाँ से ज्ञात करेंगे। जैसे ज्ञात करेंगे उसके बाद 25% आप ज्ञात कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 137.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है आपसे, अगला सवाल है, क्वेश्चन है, इंग्लिश से है। सी मोस्ट डॉट ग्रेट टाइम एट द बर्थडे पार्टी। बी हैविंग, हैज हैविंग, बी हैड और इज हैविंग, इज हैविंग। तो आपका हो जाएगा जैसे कि सी मोस्ट ए ग्रेट टाइम में पार्टी, तो बी हैविंग यानी बी हैविंग 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी से इंग्लिश से ही है आपका, कह रहा है कि द culprit was indefined as the microgram that the contaminated mayonnaise। तो 12 नंबर देखिएगा, 12 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा निर्दोष। जिसे कह रहे हैं कि इसका मतलब होता है दोस्तों, इसको कहेंगे ये इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। इंग्लिश से है अगला सवाल। ये कह रहा है कि प्लूरल ऑफ वाइफ इज, तो प्लूरल का वाइफ फॉर्म क्या होगा? प्लूरल का वाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो वाइफ, तो वाइफेस हो जाएगा। क्या होगा? वाइफेस। यानी ई को हटाकर, यानी एफ को हटाकर VES, यानी एफ को बदले क्या यूज करेंगे? VES, वाइफेस हो जाएगा आपका 2 नंबर, तो आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि द्वितीय बोध संगीत आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जो दूसरा बोध संगीत हुआ था ना, वो आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए, हम आपको डीपली बताएंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला आपको याद रखना है, राजगीर में हुआ था, ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे तो कट जाएगा। पहला राजगीर में हुआ था, और तीसरा आपको पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन में, वैशाली में हुआ था दूसरा। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको सीरियल बाई लगा देते हैं। यानी 1 नंबर पूछेगा तो राजगीर में, 2 नंबर यहाँ हो जाएगा वैशाली में, 3 नंबर पाटलिपुत्र और 4 नंबर कुंडलवन। हम आपको ये भी बता देते हैं, पाटलिपुत्र जो हुआ था अशोक के समय हुआ था बोध संगीत, अशोक के समय हुआ था। कनिष्क के समय ये हुआ था। अजातशत्रु का समय यह वैशाली कलाशोक के समय हुआ था। भारत में किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत जो है ना, वो कौन से राज्य में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है मिजोरम, केरल, असम, कर्नाटक। तो ये आपको केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस निम्नलिखित में से किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। कितने में? 1336 में हुई थी। इन 2 भाइयों ने मिलकर किया था। हरिहर और बुक्का नाम था। हरिहर और बुक्का नाम था। हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। एक कर्नाटक में पड़ता है। 10 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यानी कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? कौन सा देश शीर्ष पे रहा है इसको? तो इसके नॉर्वे जो है, आपको ऑप्शन में है नॉर्वे ना, तो नॉर्वे जो आपका शीर्ष पे है, यानी टॉप पे है नॉर्वे।
टॉप 10 में यानी टॉप पे है। पहला टॉप क्या है, कौन से सूबे में, यानी इलेक्शन इंटरनेशनल यूनिटी के लोकतंत्र सूचकांक में कौन से देश से नॉर्वे रहा है। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। 1907 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच विभाजन हुआ था। चरमपंथी और नरमपंथी यानी गरम दल और नरम दल में विभाजन पड़ गया था। तो आपका ये सूरत अधिवेशन का नाम सुने हैं ना, सूरत अधिवेशन के नाम नरमपंथी और चरमपंथी के विभाजन हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है कि गरम दल और नरम दल अधिवेशन कब हुआ था, तो 1907 में कहाँ हुआ था, तो ये सूरत में इसका विभाजन हुआ था। महिला आंचल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये फणीश्वरनाथ रेणु की है। 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे फणीश्वरनाथ रेणु की, यानी 10th क्लास में आपको दिया है। अगला है चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए चौसा का युद्ध कब लड़ा था, ये शेर शाह के बीच और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ये तो 1539 में लड़ा गया था। 1500 बिलग्राम का युद्ध भी इसे बोलते हैं चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध के बाद बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। किसे विश्व के छत के रूप में याद है, विश्व का वर्ल्ड ऑफ रूप, इंग्लिश में इसी को बोल देंगे वर्ल्ड ऑफ रूप, बोलेंगे वर्ल्ड ऑफ रूप। किससे वर्ल्ड ऑफ रूप के बारे नाम से जानते हैं, तो पमीर के पठार को वर्ल्ड ऑफ रूप के नाम से जानते हैं। पमीर के पठार को वर्ल्ड ऑफ रूप के नाम से जानते हैं। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन है। नकदी फसल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यानी ऑप्शन के अनुसार इसको बताएंगे। इसमें ऑप्शन के अनुसार बताएंगे, चाय है, रबड़ है, गन्ना है, नारियल है। तो आपको कह देना है कि गन्ना जो होगा आपका, गन्ना जो है आपका नकदी फसल। नकदी फसल क्या होता है, नकदी फसल वह फसल है जिसे तुरंत हम उसे प्रोडक्ट को काट के तुरंत हम उस फसल को बेचने के बाद हमें नगद के रूप में पैसा प्राप्त हो जाए, तो वही नकदी फसल होता है। नकदी फसल में गन्ना हो जाएगा, आलू हो जाएगा, ETC ये सब आता है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डॉट से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। 6वां 7वां 9वां 8वां, तो ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 2011 में कौन सा देश UNO का सदस्य बना। 2011 जब हुआ था, नहीं कौन सा देश UNO को सदस्य बना, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा, इसका सदस्य बना। कौन सा ऐसा देश है, तो ये दक्षिणी सूडान नाम है, दक्षिणी सूडान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में देखिए, राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यानी ऋषभ पंत जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब होता है कि अपने राज्य के जो भी अथी हैं उसको अवेयरनेस करना, जागरूकता करना राज्य के बारे में, और उसकी क्या थी है बताना। तो उत्तराखंड के बनाया गया ऋषभ पंत जी को ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कम्युनिटी का मुख्यालय कहाँ है, तो बोलिएगा स्विट्जरलैंड में है। आप स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट सवाल है आपका, बिहार का कौन सा शहर सबसे बड़े पशु मेला का प्रसिद्ध। देखिए बिहार में तो हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं जिन लोग, तो उन्हें मालूम ही होगा। और बिहार से रिलेटिव एग्ज़ाम है तो बिहार से जो हॉबियस है तो आएगा ही। मधेपुरा है, वैशाली, सोनपुर, समस्तीपुर। तो सोनपुर बहुत बड़ी मेला लगता है, यानी सोन नदी पे लगता है। ये सोन नदी पे, ये बिहार में पड़ता है, हाजीपुर के
पास में। अगला सवाल है आपका, किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट, देखिए राष्ट्रकूट तो अशोक में अवमेघवर्ष, कृष्ण प्रथम और दंती वर्ग। तो बता देना है आपको, राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात कहे तो दंती दुर्ग नाम बता देना है, दंती दुर्ग नाम बताना है, दंती दुर्ग का नाम बताना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण किया है? करेंसी, सिक्के, चेक, बॉन्ड। कह रहा है कि वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी है जो वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है? वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है तो इसमें से कौन सी है? देखिए करेंसी नोट ये वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है, ये तो खुद ही रुपया पैसा करेंसी मुद्रा है, सिक्के भी है, ये बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड भी आपका है। लेकिन ये चेक जो होता है ना, चेक क्या कागज़ की एक थी होती है, तो चेक दी जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है, ठीक है, ये वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। अगला है, भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? यानी भारत के से कौन से शहर है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। भारत का ऐसा बताना है कौन से शहर है जो ओलंपिक का मेजबान करेगा, तो वो मुंबई हो गया, मुंबई हो जाएगा आपका, मुंबई महाराष्ट्र। भगत सिंह कोश्यारी जो है इन मुख्यमंत्री हैं अभी। गारो खासी जयंती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़िया के नाम है, ये तीनों पहाड़िया के नाम है। तो ये पूछ रहा है किन राज्यों में स्थित है? मेघालय में आपका स्थित, याद रखिए, गारो खासी मेघालय। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे, देखिए ये हम प्रैक्टिस सेशन जो भी आता है ना, प्रैक्टिस सेशन, तो अभी तक 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हो भी मतलब आशा है कि ये सवाल आने का चांस बनता है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट जो हम उस प्रैक्टिस सेट से आपका ये मटेरियल जो अथी होता है, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग वो तैयार किया जाता है, मटेरियल टाइप किया जाता है, उस पर ये 2-3 बार क्वेश्चन देख लिया गया है। तो गोपालगंज का सबसे अधिक लिंगानुपात है। अगला सवाल है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इससे भी डे और दिन से भी आता है, तो इससे याद रखिएगा आप लोग। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? एकमात्र ऐसे कार्यकाल है जो 5 साल से अधिक होता है। राज्यसभा के सदस्य का कितना होता है? तो बोलिएगा 6 साल होता है। लोकसभा 5 साल का होता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान सभा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाएं दिया गया है, 22 भाषाएं का उल्लेख है, जिसमें 3 लास्ट में जोड़ा गया था, कोंकणी ये सब हो गया, कोंकणी ये सब लास्ट में जोड़ा गया है। भारत में अनुसूचियों, अपने संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो बोल देना है 12 है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है जैसे जानते यानी 1 और 2 से अधिक चीज़ मिलाने से वो मिश्रित होता है। तो देखना है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो बोलेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्तित्व, सह-अस्तित्व। सार्वजनिक यानी बड़े और निजी क्षेत्र, छोटे और बड़े क्षेत्र का मिलन। अगला है कुचिपुड़ी, तो इसको याद रखिएगा। देखिए कू में आ, कुआं याद रखिएगा, तो कुआं याद रखिए, कू से कुचिपुड़ी, आ से आंध्र प्रदेश, तो कुआं याद रखिएगा। तो आपका ये आंसर आपको ये क्या होगा, मिस नहीं होगा, कभी मिस नहीं होगा। जब तक ट्रिकली नहीं याद करिएगा ना, जब तक आपको माइंड में सेट नहीं करिएगा, तब तक याद नहीं रहता। ये जीके है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट अभी तक नहीं की, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दीजिए प्लीज़। अगला है कुआं, तो याद होगा ना, कुआं कू से कुचिपुड़ी, आ से आंध्र प्रदेश। 41 है, किसी भी, यानी कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल है, किसी भी पिंड में पदार्थ के अणु के माध्यम से
ऊष्मा का हस्तांतरण डॉट डॉट कहलाता है। यानी कोई भी पिंड है तो ऊष्मा का जो हस्तांतरित होता है, जैसे मान लीजिए ये हम लोहा का एक ये ले लेते हैं, लठ ले लेते हैं, डंडा ले लेते हैं लोहा का समझिए, तो वो कह रहा है कि पदार्थ में अणु का माध्यम से ऊष्मा का हस्तांतरण, इसमें कौन सी माध्यम लगेगा कि ऊष्मा का हस्तांतरित होने लगेगा, पिघलने लगेगा। तो इसमें कौन सी माध्यम, अभिवहन, संवहन, विकिरण, संवहन, तो कौन सी माध्यम लगेगा इसमें, तो ये माध्यम संवहन लगेगा। क्या लगेगा, संवहन लगेगा इसमें, संवहन माध्यम होता है, ठीक है ना। ये विकिरण जो होता है, विकिरण से क्या होता है, जैसे कि पृथ्वी का कहेंगे पृथ्वी कैसे गर्म हो जाती है, तो बता देना है आपको पृथ्वी गर्म हो जाती है कैसे, तो ये सूर्य की रोशनी आने के कारण। चलिए फटाफट जल्दी से कर लेते हैं इसको। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी गैस भरी जाती है इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आर्गन नहीं दिया तो नाइट्रोजन को मारेंगे, ठीक। दाब का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। दाब का ये पास्कल भी होता है, पास्कल भी होता है। तो आप दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर याद रखिएगा और पास्कल भी याद रखिएगा। रात में आसमान में तारे क्यों ढूंढते, जब हम रात में जब सोते हैं तो बच्चे बोलते हैं तारे झिलमिलाते टमटमाते हैं ना, तो ये तारे के वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण टमटमाते। देखिए अपवर्तनांक के बारे में जब भी कोई वस्तु टेढ़ी की बात करें, पानी में देखने के बाद टेढ़ी सिक्का उठा प्रतीत होता है, तो ये अपवर्तनांक मारिएगा, ठीक। पेंसिलिन की खोजा गया था किस पे, कवक पे, जीवाणु पे, विषाणु पे, शैवाल पे। तो पेंसिलिन आपको कवक पे खोजा गया था। जिन व्यक्तियों को याद है तो वो टिक लगा, वो आपका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट करके ऑप्शन दे सकते हैं। निम्नलिखित में किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सेविंग में, तो उत्तल दर्पण का उपयोग सेविंग में, तो ये सेविंग में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डेंटिस्ट मिरर, जो भी दांत के चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहन के हेडलाइट में अवतल दर्पण लगता है। पीछे देखने वाला रिव्यू मिरर लिखा है यहाँ पे, यानी ये रिव्यू मिरर लिखा है, रियर रिव्यू मिरर, तो जो पीछे जो देखा जाता है ना, जो बाइक के जो गाड़ी वाड़ी शीशा से लगा होता है, तो रिव्यू यानी उत्तल दर्पण का इसमें प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर आपका आंसर हो जाता है। मेलियम हड्डी हमारे शरीर के कहाँ पाई जाती है, मेलियम जो हड्डी हमारे शरीर के कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है मध्य कान में पाई जाती है, मध्य कान में पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रिकेट्स जो होता है ना, किस अंग को प्रत्यक्ष से प्रभावित कर देता है, रिकेट्स, तो आँख यानी हड्डिया को ये प्रभावित कर देता है। आँख को ग्लूट्रोमा, ट्रिकोमा, ये सब होता है बीमारियाँ। नेक्स्ट सवाल है आपका 373 डिग्री केल्विन, देखिए दिया है 373 डिग्री केल्विन, तो ये 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। आज का आपका लास्ट का क्वेश्चन होगा, लास्ट का क्वेश्चन होगा, आपको SW में करके बताना है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप अपने क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप सभी को कंटेंट पसंद आया होगा और आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा, ये आप 100% विश्वास करिए, 100%। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम क्लास को क्लोज करते हैं और